स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इटली के एकीकरण का प्रथम चरण। इटली दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागर में स्थित एक स्वतंत्र राज्य है। इस देश की सूचना प्रारंभिक यूनानी आविष्कारों को शताब्दियों पूर्व प्राप्त हुई थी। प्रारंभ में इसके उत्तरी भाग को इटालिया और दक्षिण भाग को सिसिलिया नामों से पुकारा जाता था। रोमन साम्राज्य की स्थापना के बाद इटालियन शब्द का प्रयोग समस्त देश के लिए होने लगा। तीसरी सदी ईसा पूर्व में रोमन गणतंत्र की स्थापना के बाद लगभग आधे यूरोप पर इसकी प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। ईसाई धर्म का यूरोप में प्रचार होने के बाद यह देश कैथोलिक धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। मध्यकाल में रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। 18वीं सदी के आरंभ तक इटली अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। एक प्रायद्वीप होने के कारण इसकी प्राकृतिक सीमाओं में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया था। फिर भी यह सदैव विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार बना रहा। इस पर विभिन्न यूरोपीय शक्तियां अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करती रही। इसके उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। दक्षिणी प्रदेशों पर बुर्बो वंश के शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इटली के केंद्र में पोप की सत्ता स्थापित हो गई। राजनीतिक एकता के अभाव और भौगोलिक विशेषताओं के कारण लंबे समय तक इटली में राष्ट्रीय भावना का जन्म नहीं हो सका और यह केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति ही बना रहा। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद धीरे धीरे इटली के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी और इटली के एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, आज प्रथम चरण का अध्ययन करेंगे। इटली का एकीकरण कई चरणों में हुआ। प्रथम चरण के अंतर्गत पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद का उत्थान व एकीकरण का प्रारंभ। इटली में राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति एवं विकास धीरे धीरे हुआ। देश के लोगों की एक भाषा, एक धर्म और प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति पर गर्व ने इटली के लोगों को सदैव एक होने की प्रेरणा दी। अब है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय इटली की स्थिति। फ्रांसीसी क्रांति के समय इटली अनेक छोटे बड़े राज्यों का एक समूह था जो आपस में ईर्ष्या रखते थे। इटली के उत्तरी प्रदेश मिलान पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के राजकुमार टस्कनी, परमा, मोडेना और लूका की रियासतों पर शासन करते थे। उत्तर पश्चिम में पिडमोंट का प्रसिद्ध राज्य था जिसमें नीस, सेवाय और सार्डिनिया के प्रदेश शामिल थे। ऑस्ट्रिया तथा मिलान के मध्य वेनिस का गणतंत्रीय शासन था। पिडमोंट के दक्षिण में जेनोआ का छोटा सा गणतंत्रीय शासन था। मध्य इटली में पोप का शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी रोम थी। पोप यूरोप के कैथोलिक चर्च का भी अध्यक्ष था। सुदूर दक्षिण में नेपल्स और सिसिली का राज्य था जो बुर्बो वंश के शासन के अधीन था। इसे दो सिसिलियों का राज्य भी कहा जाता था। इस प्रकार 1789 की क्रांति के समय इटली में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिन पर निरंकुश राजाओं का शासन था। 1789 की क्रांति के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत धीरे धीरे इटली पहुंचे। इन्होंने इटली के लोगों को प्रेरणा दी और इटली के लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं जागृत होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन के अधीन इटली। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन को फ्रांस की शासन व्यवस्था पर काबिज होने का मौका मिला। इसके बाद उसने विभिन्न देशों पर आक्रमण किए। नेपोलियन की राजनीतिक जीवन का प्रारंभ उसकी इटली विजय के साथ ही हुआ। 1796 से 1809 ईस्वी के बीच नेपोलियन ने इटली पर कई बार आक्रमण किए और इटली के लगभग संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया। उत्तरी इटली पर सिस एल्पाइन गणतंत्र की स्थापना की। इन विजयों के बाद इटली एकता के सूत्र में बंध गया क्योंकि नेपोलियन ने इटली पुनर्निर्माण के लिए सड़कों, पुलों, स्कूलों और अन्य प्रकार के भवनों का बहुत अधिक निर्माण कराया। आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई, प्रशासनिक सुधार किए, सामंती व्यवस्था की समाप्ति और आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंधों की समाप्ति नेपोलियन और फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण देन थी। नेपोलियन की विजयों के फलस्वरूप इटली एक सूत्र में बंध गया, लोगों को शताब्दियों से खोई हुई राजनीतिक एकता प्रदान की। उसके द्वारा इटली में प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना इटली के लिए वरदान सिद्ध हुई। उसने इटली के लोगों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। नेपोलियन के प्रारंभिक सुधारों ने जहां इटली को एकता तथा उत्साह प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर उसके कुछ वर्ष के बाद निरंकुश शासन ने इटली के लोगों में प्रेरणा व साहस की भावना उत्पन्न की। इस प्रकार नेपोलियन ने इटली के अंदर एक नया जीवन डाल दिया। इटली के एकीकरण के अध्याय का वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली के एकीकृत आदर्श को सबके सामने रखा था। मैरियट नामक विद्वान का कहना है कि नेपोलियन वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की और इसी आधार पर नेपोलियन को इटली के एकीकरण का पितामह कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इटली का आर्थिक विकास। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों ने इटली के आर्थिक विकास को बहुत प्रभावित किया। नेपोलियन के शासनकाल में इटली में भूमि सुधार किए गए। इसने कृषकों को पट्टे पर भूमि प्रदान की, सामंतों से सभी प्रकार के भू स्वामित्व अधिकार छीन लिए।
बाद में औद्योगिक विकास भी हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और रेल सड़कों का निर्माण किया। 1849 ईस्वी में इटली में पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। 1850 तक शेयर बाजार की स्थापना कर दी गई, बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। नेक्स्ट है वियना की संधि। नेपोलियन के पतन के साथ ही इटली में फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव का भी अंत हो गया। 1815 में वियना समझौते के अनुसार इटली का नए ढंग से विभाजन किया गया। वियना में एकत्र हुए नेताओं ने इटली के पुनर्गठन संबंधी 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला सिद्धांत, इटली में से फ्रांसीसी प्रभाव का पूर्णतः अंत करना। दूसरा, उत्तरी इटली का नियंत्रण किसी ऐसे देश को सौंपना था जो भविष्य में किसी भी फ्रांसीसी आक्रमण का सामना करने में समर्थ हो। इन सिद्धांतों पर चलते हुए उत्तरी इटली के प्रदेश लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। मोडेना और टस्कनी के पुराने प्रदेश हैप्सबर्ग वंश के निरंकुश राजकुमारों को दे दिए गए। परमा का प्रदेश नेपोलियन की लुइसे नामक पत्नी को दे दिया गया। नेपल्स और सिसिली का प्रदेश बुर्बो वंश के फर्डिनेंड चतुर्थ को पुनः दे दिया गया। विक्टर इमैनुअल प्रथम, जो नेपोलियन से पराजित होकर सार्डिनिया चला गया था, पुनः पिडमोंट का शासक बना दिया गया और उसे जेनोआ का भाग भी दे दिया गया। पोप पियस 7वें को रोम का राज्य वापस मिल गया, जिसमें रोमैग्ना भी शामिल था। इस प्रकार इटली में लगभग नेपोलियन से पूर्व की व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली में बड़े उपयोगी प्रदेश प्राप्त हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उसका प्रायद्वीप के अधिकतर भाग पर अधिकार पुनः स्थापित हो गया। ग्रिंडराड के कथनानुसार वियना में 1815 ईस्वी में हुए समझौते ने इटली में राष्ट्रीय विकास को 100 वर्ष पीछे धकेल दिया। वियना के राजनीतिज्ञों ने इटली का विभाजन कर दिया, परंतु वे नेपोलियन द्वारा जागृत की गई राष्ट्रीय भावना को समाप्त नहीं कर सके। नेक्स्ट है मेटरनिख और इटली। वियना समझौते के बाद इटली में प्रतिक्रियावादी युग का आरंभ हुआ, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की रूढ़िवादी नीतियों पर आधारित था। इटली के राज्यों में लगभग सभी शासकों ने मेटरनिख के सहयोग व शक्ति से इटली में क्रांतिकारी विचारों का नाश करने के प्रयत्न शुरू कर दिए। समाचार पत्रों, जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उदारवादी और राष्ट्रीय आंदोलनों को निर्दयता से कुचल दिया गया। स्वतंत्रता के लिए प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को देश निकाला दे दिया गया। इन सब के बावजूद इटली के देशभक्तों ने साहस नहीं छोड़ा और देश की एकता एवं स्वतंत्रता संग्राम को चलाने के लिए कई प्रकार की गुप्त सभाएं स्थापित की। इन गुप्त सभाओं में कार्बोनरी सोसाइटी का नाम प्रमुख है, जिसकी स्थापना 1820 ईस्वी में की गई थी। इसके अधिकांश सदस्य कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूर थे। इसके 2 उद्देश्य थे, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना तथा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना। पहले ही वर्ष इसके समर्थकों ने नेपल्स में विद्रोह कर दिया। नेपल्स के शासक विद्रोह को दबाने में असफल रहा और उसने क्रांतिकारियों की मांगों के अनुसार संविधान लागू करना स्वीकार कर लिया। मेटरनिख इसे सहन नहीं कर सका और उसने पर्शिया तथा रूस की सहायता से नेपल्स के विद्रोह का दमन करने का निश्चय किया। लैबाक सम्मेलन में मित्र देशों की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 1821 में ऑस्ट्रिया की सेना नेपल्स में प्रवेश कर गई और विद्रोह को कुचल दिया। फर्डिनेंड ने संविधान वापस ले लिया। नेपल्स में ऐसा निरंकुश शासन स्थापित किया जो समस्त ईसाई जगत में सबसे अत्याचारी शासन समझा जाने लगा। नेपल्स से प्रेरणा लेते हुए पिडमोंट के देशभक्तों ने भी विद्रोह कर दिया। पिडमोंट का शासक विक्टर इमैनुअल प्रथम क्रांतिकारियों का सामना करने में असफल रहा और उसने अपना शासन अपने भाई चार्ल्स फेलिक्स को सौंप दिया। इसने ऑस्ट्रिया की मदद से विद्रोहियों का दमन किया। लंबार्डी और वेनेशिया में भी कार्बोनरी के सदस्यों ने विद्रोह किए, परंतु ऑस्ट्रिया ने इन्हें कठोरता से दबा दिया। 1820-21 ईस्वी के क्रांतिकारी आंदोलनों का दमन मेटरनिख की सफलता मानी जाती है। अपनी इस सफलता से प्रसन्न होकर उसने गर्व से कहा कि मुझे अच्छे दिनों के आगमन के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा की यही इच्छा प्रतीत होती है कि इस संसार का अंत न हो। अगले 10 वर्षों तक क्रांतिकारी विचारों का कठोरता से दमन किया गया, जिसने राष्ट्रीय भावनाओं को अधिक उत्तेजित किया। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के देशभक्तों को नया उत्साह प्रदान किया। परमा, मोडेना और पोप के प्रदेशों में जो विद्रोह हुए उन्हें सख्ती से कुचल दिया गया। मेटरनिख का इटली पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और उसने अंत तक इटली को विजयी ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी जंजीरों में बांध कर रखा। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण की विभिन्न योजनाएं। इटली के देशभक्तों में इटली के एकीकरण की व्यवस्था के संबंध में मतभेद थे। जोसेफ मैजिनी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर कुछ देशभक्त इटली को गणतंत्री रूप देना चाहते थे। मैजिनी का मानना था कि केवल गणतंत्रीय सरकार ही इटली के लोगों के गौरव के अनुकूल है। कुछ अन्य देशभक्त इटली में रोम के पोप के अधीन एक संघ की स्थापना करना चाहते थे, जिसका शासन प्रबंध कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों के अनुसार हो। यह योजना पिडमोंट के एक पादरी जियोबर्टी की 1843 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक
प्रीमेटो में दिए गए विचारों पर आधारित थी। इस योजना को आम लोगों का समर्थन तब प्राप्त हुआ जब 1846 ईस्वी में उदार विचारों वाला पीएस नवम रोम का पोप बना। उसने गद्दी पर बैठते ही राजनीतिक दोषियों को सार्वजनिक माफी देने की घोषणा कर दी। उसने एक राज परिषद स्थापित की जिसमें गैर क्लर्जियों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त उसने आम लोगों को उच्च पदवियां देनी शुरू की। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिए। उसकी ऑस्ट्रिया विरोधी नीति ने ही उसे इटली के लोगों में लोकप्रिय बना दिया, परंतु कुछ समय बाद ही पोप ने उदारता का मार्ग त्याग दिया, जिस कारण उस पर से लोगों का विश्वास उठ गया। इटली के एकीकरण संबंधी तीसरी योजना पिडमॉन्ट सार्डिनिया के नेतृत्व में सभी रियासतों को एकत्र करके संवैधानिक सरकार की स्थापना करना था। 1848 ईस्वी क्रांति के बाद जिस वीरता एवं दृढ़ता से पिडमॉन्ट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, उसने इटली के देशभक्तों का मन जीत लिया था। पिडमॉन्ट के शासक के योग्य नेतृत्व से प्रभावित होकर जियोवर्टी भी पुकार उठा कि पिडमॉन्ट के नवयुक्त शासक के अतिरिक्त मुझे इटली में कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता जो हमें स्वतंत्रता दिला सके। 1848 के बाद इटली के एकीकरण का कार्य पिडमॉन्ट की सरकार ने संभाला। नेक्स्ट है मैजिनी एवं इटली। मैजिनी ने भी इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका जन्म 1805 में जेनेवा में हुआ था। वह 1831 ईस्वी में फ्रांस चला गया। यहाँ यंग इटली नामक संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव स्थापित कर इटली में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना करना था। मैजिनी का मानना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो इसका नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे देना चाहिए। युवा समाज के हृदय में असीम शक्ति छिपी होती है। इसने जनता को 3 नारे दिए: परमात्मा पर विश्वास करो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। मैजिनी ने नवयुवकों को सैनिक तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देने के लिए यंग इटली की अनेक शाखाओं की स्थापना की। इटली के एकीकरण के लिए जनमत तैयार किया। इसके सदस्य इटली की स्वतंत्रता, एकता और देशभक्ति पर प्राण न्योछावर के लिए तैयार रहते थे। यह एक गुप्त संस्था थी। इसने एकीकरण का उचित मार्ग तैयार किया। नेक्स्ट है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फरवरी 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के कई देशों में विद्रोह शुरू हो गए। मार्च 1848 में वियना में विद्रोह हुआ, जिसने मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़ने पर विवश कर दिया। मेटरनिख के पतन का समाचार मिलते ही इटली में खुशी की लहर फैल गई। लंबार्डी और वेनेशिया के लोगों ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 23 मार्च 1848 को पिडमॉन्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पोप नेपल्स और टस्कनी को भी युद्ध में शामिल होने के लिए विवश किया। गोइटो स्थान पर ऑस्ट्रिया की सेना की अपमानजनक हार हुई। मिलान, परमा और मोडेना के लोगों ने पिडमॉन्ट के अधीन एकत्र होने की इच्छा व्यक्त की। ऐसा प्रतीत होता था कि इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाएगा, परंतु पोप और नेपल्स के शासकों ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के दौरान अपनी सेनाएं वापस बुला ली। शीघ्र ही ऑस्ट्रिया की सेना इटली में प्रवेश कर गई, जिसने पिडमॉन्ट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट को कस्टोजा और नोबेरा के स्थानों पर हराया। ऑस्ट्रिया का उत्तरी इटली पर पुनः अधिकार हो गया। नवंबर 1848 में मैजिनी तथा गैरिबाल्डी के अधीन रोम में विद्रोह हुआ। क्रांतिकारियों ने पोप के मुख्यमंत्री रोजी की हत्या कर दी और पोप अपनी राजगद्दी त्याग कर गिएटा नामक स्थान पर चला गया। मैजिनी ने फरवरी 1849 ईस्वी में रोम में गणतंत्र की स्थापना कर ली। पोप ने फ्रांस के शासक लुई नेपोलियन से सहायता की मांग की। फ्रांसीसी सेना ने रोम में प्रवेश करके गणतंत्र का अंत कर दिया और पोप को पुनः सिंहासन पर बैठाया। 1849 ईस्वी के मध्य तक इटली के विभिन्न भागों में निरंकुश शासन पुनः स्थापित हो गया। अब है 1789 से 1848 ईस्वी के एकीकरण आंदोलन की असफलता के कारण। 1789 से 1848 ईस्वी के दौरान इटली के देशभक्तों की ओर से एकीकरण के अनेक प्रयास किए गए, परंतु वे असफल रहे। इसके कई कारण थे, जिनमें पहला है इस आंदोलन का विरोधी ऑस्ट्रिया शक्तिशाली था। ऑस्ट्रिया की सैनिक शक्ति और मेटरनिख के प्रभाव ने इटली के देशभक्तों के सपनों को साकार नहीं होने दिया। दूसरा है इटली की विभिन्न रियासतों में एकता का अभाव था। छोटे छोटे निरंकुश राज्यों के शासक आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते थे तथा पिडमॉन्ट सार्डिनिया के साथ शामिल होने को तैयार नहीं थे। तीसरा था इटली में योग्य सेनापतियों का अभाव था। मैजिनी ने लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्तेजित की, परंतु देशवासियों का शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में योग्य नेतृत्व करने में वह असमर्थ था। 1848 ईस्वी तक इटली का राष्ट्रीय आंदोलन असफल रहा, परंतु इटली में राष्ट्रीय भावना जागृत हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, ये था इटली का एकीकरण का प्रथम चरण, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।